सबसे पहले मैं भूल सुधार करना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो भटनागर सम्मान है वो 12 व्यक्तियों को ही दिया गया है 2023 में, 2012 के लिए, 2022 के लिए। याद रखना है कि 12 व्यक्तियों को भटनागर सम्मान दिया गया है 2023 में, 2022 के लिए। लिस्ट में पूरा 2012 व्यक्तियों का लिस्ट है, लेकिन टाइपिंग में वो 11 लिखा गया है, तो आप उसको 12 ही पढ़ेंगे। और विंबलडन जो प्रतियोगिता है उसका प्रारंभ 1877 में हुआ था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक में वो 1887 लिखा गया है। तो ये एक भूल सुधार है जो लास्ट वीडियो में मेरा था। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी के साथ। 1954 की घटना है, जब मिस्र में वहां के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने नील नदी पर आसमान बांध बनाने का निर्णय लिया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहां सिंचाई का विकास हो और जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उसका निदान हो। लेकिन बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये था कि नील नदी के जो क्षेत्र में जो प्राचीन सभ्यता थी, दो सभ्यताएं थी। एक नूबियन और दूसरा मिस्र की। एक्चुअली में सब मिस्र की सभ्यता से ही जुड़ी हुई थी। तो जो प्राचीन स्मारक थे उन्हें जलमग्न होने का खतरा था। अब ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए सूडान और मिस्र ने यूनेस्को को आग्रह किया 1959 में कि आप कुछ इसका समाधान करें, क्योंकि बांध भी बनाना जरूरी था और जो प्राचीन सभ्यता की जो स्मारक थे उन्हें बचाना भी जरूरी था। इन दोनों देशों के आग्रह पर 1960 में यूनेस्को ने बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया ताकि इन प्राचीन स्मारकों को बचाया जा सके। यही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसने बाद में विश्व में एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में स्थापित करने में मदद मिली और दुनिया भर के स्मारकों को संरक्षित किया जाने लगा। नमस्कार, मैं अन्वेश पांडे आपको इन महत्वपूर्ण जानकारियों को देने जा रहा हूं। इस एपिसोड से मैं प्रत्येक महीना की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज जैसे आपने देखा है कि लिखा हुआ भी है कि सितंबर, तो मैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखूं। वो एमसीक्यू के मोड में भी रहेगा, कुछ जानकारी भी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो को, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समाचार भी हैं और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि लगातार मैं महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित समाचार को मैं प्रस्तुत करते जाऊंगा। इसका यह मेरा पहला कड़ी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आपने देखा है, समाचार को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण समाचार जो अभी भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषित किया है कि वो आपका एक महत्वपूर्ण पुरस्कार को प्रारंभ कर रही है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, फिर से मैं रिपीट करता हूं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जिस तरह से भारत रत्न या पद्म सम्मान दिए जाते हैं, उसी के तर्ज पर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और संबंधित क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसका उद्देश्य जैसे मैंने लिखा भी है, इसका उद्देश्य है विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार। नवाचार मतलब होता है नए नए विचार, इनोवेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिक विदों और अन्वेषक, अन्वेषक मतलब होता है जो रिसर्च करते हैं, द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीम में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायी योगदान को मान्यता देना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मान प्रारंभ कर रही है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसका उद्देश्य यही है कि विज्ञान में नए नए जो विचार हैं, नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जो खोज हो रहे हैं, उनमें लगे हुए संगठनों को, टीम को, व्यक्तियों को सम्मानित करना, ताकि वो और प्रोत्साहित हो और देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका हो सके। इसी के तहत इस पुरस्कार को कितने श्रेणियों में रखा गया है? 4 श्रेणियों में रखा गया है। याद रखना है कितने श्रेणियों में रखा गया है? 4 श्रेणियों में रखा गया है। इसके नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखें तो
हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका विज्ञान रत्न। क्या बोलते हैं उसको? विज्ञान रत्न। ये विज्ञान रत्न के नाम से जाना जाएगा, है ना। इसमें जीवन भर की उपलब्धियों के लिए अगर कोई वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जैसे भारत रत्न दिया जाता है, वैसे दिया जाएगा विज्ञान रत्न। तो जीवन भर की उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया जाएगा, इसे कहेंगे भारत रत्न। दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान रखा गया है विज्ञान श्री। पद्मश्री, पद्म भूषण होता है ना, वैसे ही है, ठीक है। इसमें क्या है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ध्यान रखना है कि विज्ञान रत्न दिया जाएगा जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, और विज्ञान श्री दिया जाएगा विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है वह है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, है ना। ध्यान रखना है, ज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जो 45 वर्ष की आयु तक है युवा, उन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा कि अगर 45 वर्ष तक आप युवा हैं और विज्ञान के क्षेत्र में आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, तो उसके लिए भारत सरकार जो सम्मान देगी उसका नाम रखा गया है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर सम्मान। तो 3 सम्मान आप देख रहे हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर सम्मान। तीनों में अंतर क्या है? वह जीवन भर के लिए होगा, ये विशिष्ट योगदान के लिए होगा, और ये 45 वर्ष तक की आयु के जो वैज्ञानिक रहेंगे उनके महत्वपूर्ण काम के लिए दिया जाएगा। ये चौथा सम्मान है, उसका जो नाम रखा गया है उसको मैं दिखाता हूं अभी आपको। उसका नाम रखा गया है विज्ञान टीम। बड़ा खूबसूरत सा नाम रखा गया है विज्ञान टीम, ताकि टीम भावना का विकास हो। विज्ञान टीम आप देख सकते हैं, पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों को या शोधकर्ताओं को या खोज करने वाले को दिया जाएगा, जो एक टीम है ना बनाया जाएगा, जो जो टीम बनाकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, एक टीम के रूप में काम किया है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो कितने सम्मान हो गए? 4 सम्मान। तो 4 श्रेणियों में सम्मान दिया जाएगा, जो एक तरह से भारत रत्न, पद्म भूषण के तर्ज पर है, और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। और प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित तौर पर इसमें लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से प्रारंभ किया जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण नोट में मैंने स्केच किया है, वो ये है कि हर साल 11 मई को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसे रिपीट करते हैं, ये 11 मई को दिया जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाई जाती है, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर ही इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि सभी श्रेणियों के लिए, है ना, सभी श्रेणियों के लिए पुरस्कार होगा कितने तारीख को? जो समारोह किया जाएगा वो कितने तारीख होगा? 23 अगस्त को। क्यों 23 अगस्त को? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो खूबसूरत किया गया है कि घोषणा की जाएगी 11 मई को, वो भी महत्वपूर्ण दिवस है, और प्रदान किया जाएगा 23 अगस्त को, वो भी महत्वपूर्ण दिवस है। तो दोनों दिवस को विज्ञान के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है और इसको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुल क्षेत्र कितना रखा गया है? 13 क्षेत्र रखा गया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंतरिक्ष सब मिलाकर कितने रखे गए हैं? 13 क्षेत्र रखे हैं। तो 13 क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण समाचार है जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण समाचार हुई है, वो ये है कि हम सबको मालूम है कि विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो मैं स्टार्ट कर रहा था 1954 में मिस्र ने जो आसमान बांध की चर्चा की और 1960 में यूनेस्को ने बचाने का प्रयास किया, उसी से विश्व धरोहर सूची का प्रारंभ होता है और दुनिया भर के विश्व धरोहर सूची को इसमें शामिल करने की परंपरा स्टार्ट की गई। तो इसी के तहत एक महत्वपूर्ण समाचार है, वो समाचार ये है कि भारत के 2 महत्वपूर्ण स्थलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। कौन कौन से स्थल हैं? स्थल देख सकते हैं आप, है स्थल का नाम है शांति निकेतन,
तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा है कर्नाटक में स्थित होयसल का पवित्र मंदिर, ये मंदिरों का समूह है ना, उनको इस दोनों को शामिल किया गया है। और इसके तहत भारत में संख्या कितनी हो गई है? 42। कितनी हो गई है? 42। तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। मैंने आगे इसके बारे में स्पेशल जानकारी दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो वो ये है, मैंने सबके बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी दी है। जैसे आप शांति निकेतन की बात, तो शांति निकेतन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखा है कि शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंतर्गत जो है, ये शांति निकेतन में भारतीय परंपराओं और कलाओं को विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित एक आश्रम के रूप में हुआ था। कई लोग सिर्फ जानते हैं कि शांति निकेतन का प्रारंभ किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी मिला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि उनके पिता ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, उन्होंने इसको विकसित किया, आगे बढ़ाया, और 1921 में शांति निकेतन में विश्व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की थी? विश्व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया? विश्व भारती के नाम से जाना गया। तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किन्होंने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसका नाम 1921 में क्या रख दिया गया? विश्व भारती। और बाद में फिर इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? विश्वविद्यालय। और बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया विश्व भारती। तो 1921 में शांति निकेतन को विश्व विश्वविद्यालय जो है, विश्व विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई और नाम चेंज कर दिया गया विश्व भारती। ये हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि 1901 में स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको डेवलप किया। 1921 में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया था विश्व विश्वविद्यालय, और बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया विश्व भारती। आगे हम देखते हैं इसके बारे में और भी जानकारी जो दी गई है, वो जानकारी है आपका। तो अगर हम उस चीज को देखें तो उसके बारे में देखिए क्या बोलता है ये। बोलता ये है कि यह पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का जो इतिहास है वो ये है कि 2010 में केंद्र के द्वारा शांति निकेतन के लिए विश्व विरासत लिस्ट में शामिल करने का प्रयास स्टार्ट किया गया। बाद में फिर 1921 में फिर इसमें प्रयास किए गए, और इसके बाद इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया, फिर आगे बढ़ाया गया और इसे विकसित करने का काम किया गया। इसका व्यक्ति का नाम है, आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम जो है दिया गया है आभा नारायण लांबा, है ना। तो यूनेस्को में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने क्या किया? डोजियर तैयार किया। ठीक है। और डोजियर मतलब होता है मजबूत दस्तावेज तैयार किया, उसके बारे में जानकारी दी और उसको प्रस्तुत किया गया। तो इतिहास के रूप में अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी इतिहास आपके सामने रखा गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप अगर बैक करते हैं उसको देख सकते हैं कि 1901 में इसकी स्थापना की गई। फिर आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। इसे 1921 में विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। विश्व भारती नाम बाद में बदल दिया गया। फिर ये पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका चांसलर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया, और फिर प्रयास 2021 में किया गया, और अंततः 2023 में सफलता मिली। ये कुछ महत्वपूर्ण शांति निकेतन के बारे में जानकारी है। इसके बाद हम लोग आते हैं होयसला के जो होयसल है कर्नाटक में, पवित्र मंदिर समूह। आखिर में यह क्या है? तो इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है कि कर्नाटक में है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। कहाँ कहाँ है? बेलूर में है, हेलीबीडू या हेलीबीड बोलते हैं इसको, हेलीबीडू बोल सकते हैं या हेलीबीड बोलते हैं।
हेलीब्रिड, है ना, तो हेलीब्रिड और सोमनाथपुर ये 3 जगह में है। तो बेलूर याद रखना है, हेलीब्रिड लिखना है और सोमनाथपुर, है ना। तो ये जो सोमनाथपुर है वहां पर ये है, और इन तीनों को शामिल किया गया, तीनों की जगह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इन तीनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह से इन दोनों को मिलाकर विश्व धरोहर सूची की संख्या कितनी होगी? 42। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं वन बाई वन जानकारी जो दी गई है। वन बाई ये है कि होयसल मंदिर 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल थे। जनवरी 2022 में इस मंदिर समूह को वर्ष 2022-23 के लिए भारत की ओर से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। इसके बाद नंबर 2 में लिखा हुआ हेलबिदु या हेलबिड जो है कि होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी थे, केतु मल्ला सेट्टी, है ना। तो केतु मल्ला सेट्टी के द्वारा कराया गया था। किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है हेलीब्रिड के ही एक और मंदिर है केदारनाथेश्वर। मंदिर को किसने बनाया? 1773 से 1228 ईस्वी के बीच में इसी काल के राजा वीरा बल्ला द्वितीय ने अपनी रानी केतला देवी के लिए बनवाया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार ऐतिहासिक रूप से आपको हम बता दे रहे हैं कि होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर का जो समूह है वो 3 शहरों में है। वहां पर 3 महत्वपूर्ण 3-4 मंदिरों का समूह है और इन सभी को शामिल किया गया है मिलाकर। तो इसका कुछ इतिहास बता दिया गया है आपको, जिससे आपको जानकारी रहे कि इस मंदिर को किसने बनाया था, तो मंदिरों के निर्माण किसने किया था, कब कब कराया गया था। ये आपको एक बेसिक जानकारी है, उसको आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें आगे इसके बारे में, तो अब बेलूर के बारे में है। जो बेलूर का जो चिन्ना स्वामी जो है मंदिर है ना, उसको होयसल राजवंश के राजा किसने किया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। कब कराया था? 1104 से लेकर 1117 के बीच कराया था। ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इसको बनाया गया था कि भगवान विष्णु के अवतार है इसलिए मंदिर को बनाया गया था, है ना। और ये मंदिर 3 सितारों के आकार के रूप में, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मैसूर जिले में सोमनाथपुरा में है, कौन सा मंदिर है? केशव मंदिर स्थित है ना। और इसका निर्माण कब किया था? 1268 में किया गया था। होयसल वंश के राजा नरसिम्हा द्वितीय के तृतीय के द्वारा किया गया था। नरसिम्हा तृतीय के द्वारा किया गया था। जो उनके जो मंत्री थे उनके तो नाम था सोम दनायक, है ना। तो सोम दनायक जो करवाया था और मंदिर को होयसल शैली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान रखना है कि बेलूर में या मैसूर में किसने किसने इसको करवाया था। तो सबका नाम आपको याद रखना है, किन किन राजाओं ने कराया था, उसका वर्ष आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। तो हर सिलेबस में होता है आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि होयसल साम्राज्य ने 10वीं और 10वीं जो शताब्दी है, ठीक है, 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में ये जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखना है कि 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, ये आपको रखना है 13वीं, 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में आधुनिक कर्नाटक राज्य के एक बड़े हिस्सों पर शासन किया था। तो का शासन जो था वो बेसिकली 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में था। कुछ राजाओं तो 14वीं शताब्दी के भी शासन किए थे। और उसके बाद जो है अपनी पहली राजधानी बनाई थी बेलूर में। कहाँ बनाई थी? बेलूर में। फिर अपनी राजधानी को चेंज किया, हेलीब्रिड में किया। और यही कारण है कि बेलूर में, हेलीब्रिड में सब काफी महत्वपूर्ण मंदिरों को उन्होंने निर्माण किया। और इनके शासनकाल में आप जो जैसे आप देख रहे लिखा हुआ 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिरों का निर्माण किया गया 3 महत्वपूर्ण स्थानों में, इन तीनों को ही होयसल समूह कहते हैं, मंदिर समूह कहते हैं। और इन तीनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक विस्तृत जानकारी दी गई है ताकि आपको होयसल मंदिर समूह के बारे में जानकारी हो कि 3 शहरों में है। होयसल राजवंशों ने शासन किया। होयसल राजवंशों ने जो शासन किया वो 10 से लेकर 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से शासन किए। और इसी दौरान उन्होंने तीनों शहरों में महत्वपूर्ण मंदिरों को बनाया और इन मंदिरों को ही इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
तो जो एक महत्वपूर्ण समाचार के रूप में आया है। अब मैंने लिस्ट बना दिया है आपको कि अब तक कितने सारे जो धरोहर विश्व धरोहर सूची है उसकी एक लिस्ट है जो आपको काम देंगे परीक्षा के लिए। एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने सब दिया है, क्रम दिया है, साइट दिया है और किस किस राज्य में है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें लगभग 7 तक है। आगरा है, अजंता है, एलोरा है, ताजमहल है, महाबलीपुरम है, ये मैंने दिया है। इसको अगर आप और आगे बढ़ाते हैं, मैंने 42 का लिस्ट दिया है पूरा। तो 9 से आप देख सकते हैं केवला देव है, मानस जो है मानस मंजू अभयारण्य है। इस तरह सभी के लिस्ट दिए गए हैं जो आपके सामने है। ये नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है वो सब ध्यान रखना है 18 नंबर में। एक आप कंप्लीट याद कर सकते हैं। हाँ, याद रखना ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा खजुराहो स्मारक समूह किस किस प्रदेश में है, या एलिफेंटा गुफा किस प्रदेश में, तो याद रखिएगा, ये आप परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं फूलों की जो ऊपर में जो लिखा हुआ था कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर से स्टार्ट है सांची के बौद्ध स्मारक है। 26 नंबर तक गए हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई में, वो ध्यान रखना आपको है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 27 नंबर से आपको 33 नंबर तक दिया गया है महत्वपूर्ण। ये आप इसको देख सकते हैं कि आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे भी जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, सब लिस्ट ही दे दिया है, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको देख सकते हैं आराम से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 34 नंबर से 40 नंबर तक पूरा लिस्ट दिया गया है कौन कौन है। आप देख सकते हैं 34 से 34 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और इस तरह से मैं 35, 36, 37, 38, 40 तक मैं दिया है। यहाँ पर आपका दिया गया तेलंगाना, और फिर लास्ट में दोनों सेक्शन को दिया गया है वो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और 42 में होयसल जो है मंदिर समूह जो कर्नाटक में स्थित। तो कुछ नोट मैंने दिया है जो आप देख सकते हैं कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1972 में विश्व धरोहर समिति का गठन किया। अक्सर हम लोग सुनते हैं विश्व धरोहर समिति, तो विश्व धरोहर समिति का गठन कब किया गया, 1972 में। किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को के द्वारा, राइट। और एक समझौता किया गया 16 नवंबर 1972 को। समझौता क्या था, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित समझौता। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि समझौता का नाम क्या था, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित समझौता। इसको लागू कब किया गया, 17 दिसंबर 1975, और अब तक कुल 195 देशों ने इसको समझौते को लागू किया है। मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, तो लिस्ट कैसे बने, समिति कैसे काम करे, या में कैसे उसका चयन किया जाए, तो इसके लिए विश्व धरोहर समिति का गठन किया गया। और 1972 में एक समझौता किया गया, सदस्य देशों ने समझौता किया, उसका नाम था विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित समझौता। इसको लागू किया गया 1975 में, और अब तक 195 देशों ने इसको लागू किया है। और इसी के आधार पर लगातार अलग अलग देशों के महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित किया जाता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल की जाती है। तो एक संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी गई, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका मैंने क्या किया कि दो महत्वपूर्ण समाचारों के बाद मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रख रहा हूं, जिसको आपको सॉल्व करना होगा वन बाय वन। जो इधर 2-3-4-5 दिनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, इसमें कुछ समाचार मैंने जो चाहे वो समाचार से संबंधित भी प्रश्न है, और कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे जो अभी घटनाएं हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कितने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल शामिल किए। ध्यान रखना है कि भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों में ये कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। याद रखना टोटल कितना है 42, टोटल कितना है 42। इस 42 में से जो 34 है वो है आपका सांस्कृतिक स्थल, ये सांस्कृतिक स्थल, और जो 7 है वो है आपका प्राकृतिक स्थल, और एक है मिश्रित। टोटल कितने होते हैं 42। ध्यान हमें ये रखना है कि भारत के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल 42 हैं, उनमें से 34 जो है वो सांस्कृतिक है,
और जो 7 है वो प्राकृतिक है। आप नाम का लिस्ट भी देख रहे हो तो उसमें प्राकृतिक आपको मानस दिख रहा होगा, काजीरंगा दिख रहा होगा, फूलों की घाटी दिख रही होगी, तो 7 है वैसे, और एक को विस्तृत सूची में रखा गया है। तो टोटल कितने होते हैं? 42। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एक प्रश्न बनाया जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए रखा गया है, ये है कि एशियन गेम, अभी आपको मालूम है कि एशियन गेम चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में जानकारी रखिएगी। आपको ध्यान रखना है कि 19वां एशियन खेल का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी 19वां एशिया खेल चल रहा है चाइना के हांगझू में। कहां पर? चाइना के हांगझू में। ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो है ये 19 तारीख को, याद रखना है 19 तारीख को ये प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 19 तारीख को। आज यानी कि 23 सितंबर को ये स्टार्ट होगा, विधिवत सम्मेलन जिसको आप कह सकते हैं समारोह होगा, और इसका खत्म होगा 18 अक्टूबर को, सॉरी 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को ये आपका खत्म होगा। ध्यान रखना है 20 तारीख को प्रारंभ हुआ है, 23 सितंबर को विधिवत आज खेल आयोजन प्रारंभ हुआ जिसको आप समारोह कहते हैं, और 8 अक्टूबर को ये खत्म होगा। इसमें कितने खेल होंगे? याद रखना है खेल कितने होंगे? 40 खेल। कितने होंगे? 40 खेल को शामिल किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेल कितना होगा? 40। और भारत की जो टीम बहुत बड़ी टीम है, लगभग 921 सदस्य हैं भारत के। ये अब तक के एशियाई खेल हुए हैं, उस एशियाई खेलों में सबसे बड़ा जो टीम है भारत ने अभी भेजा है। अब तक की जितनी टीम भेजी गई भारत ने भेजा था एशियाई खेलों में, वो सबसे बड़ी टीम है। तो इसके अंतर्गत आप लोग क्या देखना है कि 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन के हांगझू में। 19 सितंबर से प्रारंभ हुआ, विधिवत आयोजन स्टार्ट हुए हैं 23 सितंबर को आज से, 8 अक्टूबर को ये खत्म होगा। इसमें 40 खेल शामिल किए गए हैं, 40 खेल आयोजन होंगे, और भारत का सदस्य जो संख्या है वो 921 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट खंड को हम स्टार्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 19वां एशियाई खेल हुआ जो भी चल रहा है, इसमें जो भारतीय दल हैं, उस भारतीय दल में नेतृत्व किसने किया? ध्वजवाहक मतलब होता है नेतृत्व करना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, वो हरमनप्रीत जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, का संबंध जो है हॉकी कप्तान है, ये ध्यान रखना है कि हॉकी के कप्तान है, इसे बहुत पूर्ण है। और इनका संबंध जो है लवलीना जो है और गहाई का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के द्वारा भारतीय टीम का नेतृत्व किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सामने रखा है। और अभी जैसे एशियाई खेल खत्म हो गए, उसमें बहुत अभी समाचार आएंगे, जैसे जैसे घटनाएं होगी मैं आपको बताते चलूंगा। अभी तक जो घटना है उसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखा है कि ध्वजवाहक कौन थे। तो हरमनप्रीत सिंह है कौन? हॉकी, भारतीय हॉकी जो पुरुष टीम है उसके कप्तान है। और लवलीना जो है वो भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज है। तो आपको उनके बारे में जानकारी रखना है, इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न मैंने जो रखा है वो प्रश्न आपका है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो पूरे देश में अभी समाचारों में है ना, कि 19 सितंबर 2023 को सरकार के द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधित विधेयक को किस संवैधानिक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया? आप जानते होंगे, मैं बता देता हूं, 128वां, ये याद रखना है। कितना? 128वां। इसके बारे में कुछ मैं पहले बता दूं कि 1996 में जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था 11वीं लोकसभा में। कौन लोकसभा में? 11वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया था, और ये 81 संशोधन के रूप में प्रस्तुत, यानी संविधान संशोधन 81 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसको पारित नहीं किया जा सका। अब जो पारित किया गया है वो 128वां के रूप में जाना जाएगा। तो कुछ इतिहास आपको जानना चाहिए। अगर पूछा जाएगा कि
पहले जो प्रस्तुत किया था उसको क्या बोलते थे, तो याद रखिएगा 1996 में जो पहली बार प्रस्तुत किया गया था, और ये पहली बार प्रस्तुत भी किया गया था कि एच.डी. देवेगौड़ा जब भारत के प्रधानमंत्री थे, 11वीं लोकसभा थी, उसमें 81वीं संविधान संशोधन विधेयक के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं किया सका। इससे दो तरह के प्रश्न आपको बनाने में आसानी होंगे। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आता हूं, इसी संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल रखा गया है। वो सवाल आपका है कि 19 सितंबर 2023 को सरकार के द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को जो प्रस्तुत किया गया वो किस नाम से प्रस्तुत? तो मैं समझता हूं कि आपको नाम याद होगा, मैं बताता हूं। इसका उत्तर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा संशोधन है, तो जैसे मैंने बताया कितना होगा, 128, है ना। ये महत्वपूर्ण है। और इसके तहत कितना परसेंट आरक्षण होगा? 33% आरक्षण रख दिया जाएगा। और अगर पूछा जाए कब से लागू होगा, याद रखना है 2030। कब से होगा? 2029 से ये लागू होगा। अब 2029 से लागू क्यों होगा? इसके दो कारण हैं। पहला, जनगणना होगी, और दूसरा कारण है परिसीमन। परिसीमन शायद समझते होंगे, ठीक है। तो 2000 जो ये आपका जो है लागू 2029 से इसलिए होगा क्योंकि जनगणना और परिसीमन जो है वो 2024 के लोकसभा के बाद होगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा के बाद जनगणना और परिसीमन किया जाएगा, इसी के आधार पर 2029 से 33% आरक्षण दिए जाएंगे। और 33% आरक्षण के संदर्भ में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैं कुछ एडिशनल और जानकारी आपको दे दूं। अभी वर्तमान समय में पूछा जाए कि वर्तमान समय के संदर्भ में पूछा जाए कि ये कब से लागू होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 2029 से लागू होगा। क्यों भाई? बताना है कि 2024 लोकसभा के बाद जनगणना और परिसीमन होगा, उसी के आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2023 की वर्तमान लोकसभा, ये स्प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लोकसभा होगा। लोकसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी करंट पूछा जा रहा है। तो याद रखना है वो कितना है, 78। लोकसभा में कितना है, 78। और अगर पूछ दे कि राज्यसभा में कितना है, ये भी हो सकता है सवाल पूछ दे। राज्यसभा में याद रखना है 24। कितना है, 24। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि लोकसभा में जो है वो 78 है और राज्यसभा में 24 है। अब जो विधेयक जो पारित किया गया, पास जो किया गया राज्यसभा और लोकसभा के साथ, ध्यान रखना है कि लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। 2 सदस्य इसका विरोध किए थे, बाकी सभी ने इसको पारित किया। और राज्यसभा में सभी ने इसको पारित किया। ये भी ध्यान रखना है, सभी के द्वारा इसको पारित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि अभी जो पारित किया गया उसमें क्या स्थिति थी, तो लोकसभा के सभी सदस्यों ने इसको ओके किया। सॉरी, लोकसभा में 2 सदस्यों को छोड़कर सभी ने उसको ओके किया, और राज्यसभा के सभी सदस्यों ने उसको पारित किया। इस तरह से ये जो कानून है वो आपके सामने है, पास हो चुका है राज्यसभा से भी। और इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगा, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो 23 जो 2023 में जो वर्तमान लोकसभा है उसमें कितने महिला सदस्य, तो आपको ध्यान रखना कितने हैं, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी से संबंधित है कि आपका संसद में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार किस सरकार के द्वारा प्रस्तुत? तो याद रखना है राजीव गांधी के द्वारा किया गया। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजीव गांधी सबसे पहले हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। एक्चुअली उन्होंने महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए या उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने एक समिति गठन किया गया था। उस समिति का नाम था मार्गरेट अल्वा समिति थी। ये जो मार्गरेट अल्वा समिति थी, उस समिति के आधार पर उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा ये रखा गया था कि आखिर में किस तरह से महिलाओं की स्थिति है इसके मुद्दों को,
बाद में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया गया 1992 में। 1992 में क्या होता है आप सभी जानते हैं। 1992 में 73 और 74वें दोनों संविधान संशोधन पास होता है। संविधान संशोधन को पास किया जाता है और इसके तहत पंचायती राज प्रणाली, आप जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह स्थानीय निकाय से है। तो पंचायती राज संस्थाओं में 33.3% आरक्षण को अनिवार्य किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम से पढ़े तो राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए, विशेष आरक्षण देने के लिए पहले समिति का गठन किया। समिति मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में बनाई गई, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। फिर 1992 में जब भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, किसकी सरकार थी याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। तब देश की स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण अनिवार्य किया गया। इसके बाद जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि फिर 1996 में ध्यान रखना है कि जो 1996 है, इस 1996 में महिला आरक्षण के बारे में लोकसभा में 11वीं लोकसभा में, जैसे मैंने बताया था 11वीं लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। इसके बारे में मैंने जानकारी दी और अंततः अभी 2023 में उसको पारित किया गया। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समाचार है तो आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको याद रखने की जरूरत है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर कर दी है, शायद आपको परीक्षा में काम दे। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं महत्वपूर्ण समाचार की ओर। ये है एशिया कप। अभी आपको मालूम है कि एशिया कप हुआ है ना। तो एशिया कप में तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने एक प्रश्न बनाया है कि भारत ने श्रीलंका को कितने रन से हराया था। चूंकि आप सभी को मालूम है कितने विकेट से हराया है, 10 विकेट से हराया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। अब एशिया कप के संदर्भ में 2-3 प्रश्न को जानकारी रखना चाहिए कि एशिया कप 1984 में स्टार्ट हुआ। विजेता कौन हुआ? भारत, है ना। और किसको हराया? श्रीलंका को हरा। कौन? श्रीलंका, है ना। श्रीलंका उप विजेता थी और इसका आयोजन हुआ था यूएई में। ठीक है। तो एशिया कप स्टार्ट हुआ कब? 1984 में। विजेता कौन था? भारत। उप विजेता कौन था? श्रीलंका। आयोजन से कौन था? यूएई। अब तक भारत के द्वारा कितनी बार जीता गया है? 8 बार जीता गया है। और श्रीलंका ने कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। इस बार जो प्रतियोगिता हुई फाइनल की, वो फाइनल आखिर में कहां हुआ अगर पूछा जाएगा तो कोलंबो। कहां हुआ? कोलंबो में हुआ। याद रखना है कहां पर हुआ? कोलंबो हुआ। तो स्टेडियम का नाम था वो प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। आपसे पूछा, प्रेमदासा श्रीलंका के बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर है प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। वहां पर इसका आयोजन किया गया। इस मैच में आप सभी को मालूम है कि श्रीलंका ने 50 रन बनाए। कितने रन बनाए? 50 रन 15.2 ओवर में। और भारत के जो मोहम्मद सिराज थे, आप सभी को मालूम है जो मोहम्मद सिराज थे, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद जो सिराज हैं का कंट्रीब्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने क्या किया? उनके जो कुल 7 ओवर थे और 7 ओवर में उन्होंने शायद 21 रन देकर 6 विकेट लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद सिराज का कंट्रीब्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एशिया कप जो क्रिकेट है उसमें कुछ हिस्टोरिकल सेक्शन को आपको ध्यान रखना है। 1984 में हुआ, भारत विजेता हुआ, श्रीलंका विजेता हुआ, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। अब तक भारत 8 बार जीत चुका है, श्रीलंका 6 बार। अभी जो आयोजन हुआ वो कोलंबो में हुआ, फाइनल प्रेमदासा स्टेडियम में। तो श्रीलंका की स्थिति जो आपको मालूम है कि उनके द्वारा 50 रन बनाए गए थे और भारत के द्वारा बिना कोई विकेट किए हुए इस मैच को जीत दिया गया। मोहम्मद सिराज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए मैंने इनके बारे में चर्चा कर दी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मैच जिताने में। तो ये आपको जानकारी रखना है। और ये भी जानकारी रखना है कि इस बार का जो एशिया कप है वो श्रीलंका में भी हुआ और पाकिस्तान में हुआ, दोनों ने मिलकर आयोजित किया है। ये ध्यान रखना आपको कि फाइनल ठीक है श्रीलंका में हुआ, लेकिन पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था। तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया। नेक्स्ट समाचार में हम लोग जाते हैं आगे। अगर हम बढ़ते हैं तो
वो है, जैसे मैंने भी समझाया था आपको कि कब भारत ने एशिया कप जीती थी, तो वही कि 1984 होगा, जैसे मैंने आपको बताया भी आपको। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो अब आता है दूसरे महत्वपूर्ण समाचार जो अभी समाचारों में लगातार है ना, कि तो मैंने एक हल्का सवाल बनाया है कि कनाडा के, ये मिसप्रिंट है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। अब चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रही है, भारत और कनाडा के बीच में विवाद की स्थिति है। विवाद क्यों हुआ? तो खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा की सरकार द्वारा प्रश्रय दिया जाता है। अब खालिस्तान के जितने सारे मोस्ट, आप कह सकते हैं कि भारत के द्वारा मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का जो लिस्ट है वो मैक्सिमम कनाडा में है। उनमें से एक जो बहुत चर्चित है, लेकिन आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की वहां हत्या कर दी। अब कनाडा ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने उन्हें मरवाया है। अब इसके विरोध में उन्होंने भारत की राजनीति को निकाल दिया। भारत ने भी क्या किया, उसके राजनीति को निकाल दिया। इस तरह से भारत और कनाडा के बीच में बड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न। तो शायद करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है ये, कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, और ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन को निकाला है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं समाचार की ओर आगे बढ़ता हूँ प्रश्न के संदर्भ में, तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको विज्ञान पुरस्कार, इसी से प्रश्न निकाल के दिया गया है इसमें। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने श्रेणी में प्रदान की जाती है, तो हम सबको मालूम है, जैसे मैंने अभी बताया आपको 4, याद रखना है 4, इजी भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैंने जो क्वेश्चन रखा है आपके लिए, वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक साल कब की जाएगी? जैसा बताया गया था कब की जाएगी, 11 मई को। कब की जाएगी? 11 मई को। अब क्यों की जाएगी ये भी आप जान रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण दिवस यहाँ भी है। ये आपका एक महत्वपूर्ण समाचार है प्रश्न में। इसके बाद मैंने इसी संबंधित एक तीसरा और अंतिम प्रश्न रखा है। वो प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान युवा सम्मान किस आयु वर्ग तक के लिए वैज्ञानिक को दिया जाएगा? आंसर याद रखना है, कब होगा वो? 45 वर्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं भटनागर सम्मान। तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल कर रखा है। मेरी कोशिश है जितने समाचारों को मैं आपके सामने रखूंगा, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है उससे संबंधित सवाल ही बता दिए जाएंगे। तो हर एपिसोड में आपको इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सितंबर महीने से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपका प्यार और सहयोग मिलेगा। हर सप्ताह में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होगी मैं उसको आपके सामने लेके आऊंगा। उसमें जितने एमसीक्यू निकलते हैं मैं बताऊंगा, ताकि अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में आपको लाभ हो सके। कुछ अगर कमी होगी तो आप बता इस तरह से बताते रहें, कमेंट करते रहें। अच्छा लगता है, सुधारने का भी मौका मिलता है हम लोग को। जो भी स्थिति है, आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, सुधरने का मिलेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।